अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और साथ में जो है शदीद घन गरज के साथ बादल भी बरस रहे हैं। थोड़ी देर पहले चूँकि रोज़ा अफ्तार किया है तो मेरे पास ये कुछ पास्ट पेपर्स में से एमसीक्यूज़ मैंने लिए हुए थे, तो मैंने कहा चलें एक छोटी सी वीडियो इस पे बना ली जाए और आप लोग के साथ शेयर कर दी जाए। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए 20 पीपीएससी साइकोलॉजी के एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ जो कि पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, के पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, एफपीएससी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलें हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लॉ ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा है जो जिसको आप लॉ ऑफ लर्निंग में कंसीडर करेंगे। तो एक हमारे पास है सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट या ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लर्निंग जो है वो एक परमानेंट प्रोसेस होता है, यानी इसमें जो है वो आप इसको अनलर्न नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लॉज जो हैं वो इसको इस पे असरअंदाज हो रहे होते हैं, इसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये तीनों लॉज जो हैं वो लर्निंग के प्रोसेस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, तो हम डी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मेंटल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, कि मेंटल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स, कि एक एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट, या रीजनिंग और थिंकिंग डेवलपमेंट, या एथिकल एंड मोरल डेवलपमेंट, और डी ऑप्शन है इमोशनल मिच्योरिटी। तो ये चूँकि मेंटल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो इसमें हम बी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे कि रीजनिंग और थिंकिंग की डेवलपमेंट जो है वो मेंटल डेवलपमेंट के अंदर शामिल होती है। तीसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्सेप्शन, बी है परसेप्शन, सी है सेंसेशन और डी है अफेक्शन। तो चूंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो कॉग्निशन की सेंसेशन है, बाकी जितने भी प्रोसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं वो थोड़े कम्प्लेक्शन की तरफ चले जाते हैं, यानी कम्प्लेक्स प्रोसेसेस है, तो हम सी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मोस्ट ह्यूमन फियर्स आर, कि ज़्यादातर जो ह्यूमन फियर्स या फोबियाज़ होते हैं क्या वो यूनिवर्सल होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, प्रेजेंट एट बर्थ होते हैं, या लर्नड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट जितने भी हमारे फोबियाज़ या जितने भी हमारे फियर्स होते हैं वो हम लर्न कर रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द से, अपने माहौल से, अपने इन्वायरमेंट से, क्योंकि बर्थ के टाइम पे तो यकीनन आपके अंदर कोई भी फियर्स नहीं पाए जाते। लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं तो आप अपने इर्द-गिर्द के माहौल में देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो कॉकरोच से डर रहे होते हैं, स्नेक से डर रहे होते हैं, लिज़र्ड से डर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि फिर जो बेबी होता है उस पे भी असर डालती हैं और उसके अंदर भी ये फ़ियर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी फ़ियर्स या फ़ोबियाज़ होते हैं वो लर्न्ड प्रोसेस के अंदर आते हैं। उसके बाद है न्यूबर्न्स आर रेफर टू एज, कि न्यूबर्न्स को जो है वो क्या कहा जाता है, बेबी कहा जाता है, एम्ब्रियो, नियोनेट या फीटस। तो चूंकि एम्ब्रियो और फीटस जो है वो प्री बर्थ स्टेजेस आ जाती हैं बच्चे की, तो हम सी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। तो न्यूबॉर्न बेबी को नियोनेट कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज द ब्रेन एरिया कंसर्न, द ब्रेन एरिया सेंटर टू लैंग्वेज प्रोडक्शन इज, कि ब्रेन का कौन सा एरिया जो है वो लैंग्वेज प्रोडक्शन में काम कर रहा होता है। ब्रोकाज एरिया है, साइलवाइन फिशर है, फिशर ऑफ रोलांडो है, या कॉर्पस कैलोसा। तो ए ऑप्शन जो है वो उसको हम ठीक कंसीडर करेंगे कि ब्रोकाज एरिया जो है वो स्पीच प्रोडक्शन में काम कर रहा होता है। इसी तरह अगर ब्रोकाज एरिया में डिफेक्ट आ जाए तो आपको एक डिसऑर्डर ब्रोकाज अफेजिया लाक हो सकता है। इसके साथ साथ ब्रोकाज एरिया के साथ जो है वो वर्निकाज एरिया भी स्पीच प्रोडक्शन का ही एक ब्रेन एरिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द सोशल डिस्टेंस स्केल इज़ मेनली अ मैयर ऑफ, की जो सोशल डिस्टेंस स्केल है वो किस चीज़ को मैयर कर रहा होता है।
एथनिक एटीट्यूड को, ग्रुप कोहेसिवनेस को, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी को, या सोशल क्लासिफिकेशन को। तो इसका ए ऑप्शन यानी एथनिक एटीट्यूड को मेजर कर रहा होता है सोशल डिस्टेंस स्केल। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूटेड टू कॉन्शियसनेस बाय विलियम जेम्स। कि विलियम जेम्स ने जो है वो किस चीज़ को कॉन्शियसनेस की करेक्टरिस्टिक करार नहीं दिया। तो इसमें ए ऑप्शन हम स्टेबिलिटी को करेक्ट मानेंगे, बाकी पर्सनल कॉन्टीन्यूअस और सिलेक्टिव जो है वो रॉन्ग ऑप्शंस हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रिसर्च मेथड रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज़ के साइकोलॉजी की फील्ड में सबसे ज़्यादा कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी को हम यूज़ कर रहे होते हैं। ए ऑप्शन इज़ एक्सपेरिमेंट, बी केस हिस्ट्री, सी कोरिलेशन, या डी सर्वे। तो जो हमारे पास ए ऑप्शन है एक्सपेरिमेंट, यानी हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के थ्रू ज़्यादातर अपना नॉलेज गैदर कर रहे होते हैं या अक्वायर कर रहे होते हैं। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है कि द साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट सजेस्ट बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनकॉन्शियस इज ह्यूमनिज्म वालों ने ये कहा था, या इंटरैक्टिव ड्यूअलिज्म वालों ने, फिनोमेनोलॉजी वालों ने, या साइको एनालिसिस। तो हम सब जानते हैं कि साइको एनालिसिस वालों का काम ही अनकॉन्शियस के ऊपर है, और उनका कहना था कि आपके बिहेवियर को आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है या इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो डी इसका जो है वो सही ऑप्शन है। And question number 10 is interactive dualism was founded by कि interactive dualism का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था। जॉन लॉक ने दिया था, रेने डेस्कार्टिस ने दिया था, डार्विन डार्विन ने दिया था, या वॉन हेल्महोल्ट्ज ने। तो रेने डेस्कार्टिस ने डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी माइंड और बॉडी जो है वो दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है टू हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ साइकोलॉजी आर द डिसिप्लिन ऑफ, कि साइकोलॉजी जो है वो किन दो डिसिप्लिन से निकल कर हमारे पास आई है। तो ए ऑप्शन इज फिलोसफी एंड केमिस्ट्री, बी ऑप्शन इज फिजियोलॉजी एंड केमिस्ट्री, सी ऑप्शन इज फिजियोलॉजी एंड फिजिक्स, और डी ऑप्शन इज फिजियोलॉजी एंड फिलोसफी। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट किया गया है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। जो करेक्ट आंसर है वो है फिजियोलॉजी एंड फिलोसफी। डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 इज द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डैश इन द ईयर डैश, कि जो साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी थी वो किसने और कब बनाई थी। तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है विल्हेल्म वोंट का 1879 में, या सिगमंड फ्राइड ने 1900 में, विलियम जेम्स ने 1819 में, या जेबी वाटसन 1913। तो बड़ा ही कॉमन सा ये क्वेश्चन है जिसका आंसर है वोंट ने कब 1879 में, और जर्मनी के शहर लिप्जिग में सबसे पहले साइकोलॉजी लेबोरेटरी बनाई थी। उसके बाद 13 क्वेश्चन है द टर्म कॉग्निशन मीन्स, कि कॉग्निशन का क्या मतलब है। फ्री विल होती है आपकी, नॉलेज होता है आपका, ऑब्जर्वेशन होता है, या ऑब्जेक्टिविटी। तो इसमें बी ऑप्शन को हम सही कंसीडर करेंगे। आगे है अ डबल ब्लाइंड स्टडी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, की जो डबल ब्लाइंड स्टडी होती है जिसमें ना ही तो एक्सपेरिमेंटर को पता होता है और ना ही रिसर्च पार्टिसिपेंट को पता होता है कि ये किस किस्म की रिसर्च है, तो ये किस तरह से काम कर रही होती है, कि प्लेसिबो इफेक्ट को ख़त्म कर रही होती है, ऑब्जर्वर एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट्स, कि जो एक्सपेरिमेंटर है उसके जो है जितने भी उसकी एक्सपेक्टेंसी है उसको ख़त्म कर रही होती है। ए एंड बी ऑप्शन जो है वो उसको हम करेक्ट मानेंगे। डबल ब्लाइंड स्टडी के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। तो ए और बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास सही आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द जर्मन वर्ड गेस्टाल्ट मीन्स, के जर्मन वर्ड गेस्टाल्ट का क्या मतलब है। ए है रैंडम कम्बिनेशन, बी है होल फॉर्म, सी है कॉन्शियस परसेप्शन, या डी है अनकॉन्शियस इल्यूजन। तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल फॉर्म। गेस्टाल्ट वालों का क्या कहना था कि जो सम होता है वो अपने पार्ट्स से कुछ ज़्यादा होता है, यानी आप जो है एक हैंड को एज अ थंब या फिंगर्स या पाम कंसीडर नहीं कर रहे होते, बल्कि आप इसको जो है वो एक होल की तरह देख रहे होते हैं।
तो गेस्टाल्ट का मतलब है होल फॉर्म, बी इज करेक्ट आंसर। Question number 16 is in an experimental study of the effects of anxiety on self-esteem, anxiety would be the dash variable कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने देखना है कि एंजाइटी का सेल्फ एस्टीम के ऊपर क्या असर होता है। तो एंजाइटी आपने बताना है कि कौन सा वेरिएबल होगा, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कोरिलेशनल या डिपेंडेंट। अब चूंकि हमने एंजाइटी का इफेक्ट देखना है तो एंजाइटी जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 इज द सर्वे मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन के सर्वे मेथड जो है वो किस चीज़ के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। कोरिलेशनल स्टडीज़, नेचुरलिस्टिक्स ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज़ या एक्सपेरिमेंट्स। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा होता है कि आपने सिर्फ बैठ कर ऑब्जर्व करना होता है चीज़ों को एक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। केस स्टडीज़ में क्या होता है कि आपने कोई एक सिंगल पर्सन लेके उसको जो है वो थॉरोली स्टडी करना होता है, और एक्सपेरिमेंट्स में जो है वो आप कॉज एंड इफेक्ट देख रहे होते हैं। तो कोरिलेशनल स्टडीज़ जो हैं वो सर्वे मेथड में यूज़ हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास सही ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 इज़ गेस्टाल्ट थ्योरी एम्फसाइज्ड a flow of consciousness, our tendency to see patterns and the atoms of thought and none of these कि गेस्टाल्ट थ्योरी वाले किस चीज़ पे एम्फसाइज करते थे। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, अवर टेंडेंसी टू सी पैटर्न्स के हम इनकम्प्लीट पैटर्न्स को देखकर भी एक कंप्लीट पैटर्न बना लेते हैं, और इनकम्प्लीट पैटर्न्स के अंदर से हम एक मुकम्मल तस्वीर खुद ही जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 इज द ग्रुप इन एक्सपेरिमेंट्स विच रिसीव नो ट्रीटमेंट इज कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर वो ग्रुप जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा होता वो क्या कौन सा ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ दीज। तो कंट्रोल ग्रुप जो होता है आप उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे होते, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो ए ऑप्शन हमारे पास सही ऑप्शन है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 20th इज द कॉज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर इज ओनली फिजियोलॉजिकल, इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय कि आपके जितने भी एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं उसकी कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल काज होती है। ये कौन से मॉडल के लोगों ने बयान किया था, साइको मॉडल वालों ने, मेडिकल मॉडल वालों ने, साइको सोशल वालों ने, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मेडिकल मॉडल आता है। अब ये 20 क्वेश्चंस अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो उनमें से कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम्स में या आपके इंटरव्यूज़ में कभी ना कभी आपसे ज़रूर पूछ लिया जाएगा। तो अगर मेरी ये वीडियो आज की आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।